हेलो एवरीवन, आज 28 अगस्त 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। ईरान और IAEA सहयोग यानी कि जो परमाणु एजेंसी अनुसंधान केंद्र है उसके बीच क्या सहयोग चल रहा है। इसके अलावा नवीदिया AI चिप्स के बारे में बात करेंगे और भारत रूस का जो तेल विवाद हालांकि आज भी चर्चा में बना हुआ है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। ईरान सेज रिटर्न ऑफ IAEA इंस्पेक्टर्स नॉट फुल रिजम्पशन ऑफ कोऑपरेशंस, यानी कि ईरान ने कहा है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने ईरान के जो भी निरीक्षक हैं उनकी वापसी का मतलब ये नहीं है कि पूरा सहयोग फिर से शुरू हो गया है। यानी कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनके साथ जो ईरान के जो भी इंस्पेक्टर्स थे जो भी वहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे वो अभी वापस लौट चुके हैं। तो ईरान ने ये बयान दिया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से जो भी उनके बीच सहयोग था वो फिर से शुरू हो चुका है। बता दें कि ये जो सहयोग है ये मतलब ये जो भी विवाद हुआ है ये पीछे जो इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक किया गया था कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, तो उसी बीच लेकर ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है एजेंसी है उनके बीच भी विवाद बढ़ चुका था, क्योंकि ये एजेंसी भी कह रही थी कि जितना परमाणु संवर्धन चाहिए होता है 60% जो होता है किसी भी परमाणु बम को बनाने के लिए, मतलब 90% चाहिए होता है, उसमें 60% का जो संवर्धन था वो ईरान कर चुका था। और इनको ये डाउट था कि कहीं ना कहीं आगे चलकर ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, और अगर परमाणु बम बना लेता है तो मध्य एशिया की जितनी भी कंट्रीज है या फिर ईरान की जितनी भी दुश्मन देश हैं उनको खतरा था। तो इसी वजह से उन पर जो एक मतलब कि एक अचानक से अटैक कर दिया गया था इजराइल के द्वारा ईरान पर। तो उसके बाद जो मध्य एशिया में जो हलचल मची है उसको लेकर मतलब हालांकि ये जो अटैक है वो तो बंद हो चुके हैं, जो भी इन दोनों ने एक दूसरे को टारगेट किया उसके बाद अब ये जो विवाद है ये लगातार बना हुआ है चर्चा में। ईरान के जो कानून के अनुसार अभी भी जो निरीक्षक हैं उनको परमाणु स्थल पर जाने के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अनुमति लेनी होगी। तो ईरान में जो कानून बनाया गया उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर उन्होंने परमाणु स्थल जो भी उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं या फिर न्यूक्लियर प्लेसेस है जो भी हैं उन पर अगर उन्होंने जाना है तो वहाँ पर जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसकी परमिशन चाहिए। अगर वो परमिशन देंगे तो फिर ही वहाँ पर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब देखिए IAEA क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है जो मुख्यालय है वियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। इस एजेंसी का उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना, यानी कि जितनी भी देश हैं या जितनी भी कंट्रीज हैं वो जो परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर पावर बना रही हैं उनका सही से उपयोग करना शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि कोई भी इस ऊर्जा का मिस यूज ना करे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर किसी दूसरे देश को नुकसान ना पहुंचाए। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, ये जो एजेंसी बनाई गई ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पर रोक लगाती है। सदस्य देशों को यानी कि इस एजेंसी के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो भी परमाणु कार्यक्रम है उनको इंस्पेक्शन करना यानी कि उनका निरीक्षण करते रहना और उनकी निगरानी रखना कि कोई भी देश जो जितने भी एजेंसी के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको कोई भी देश मतलब उन लॉ एंड ऑर्डर को तोड़कर अलग से अपनी कोई मर्जी से न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी ना करे। तो ये सब इस एजेंसी के उद्देश्य हैं। परमाणु ऊर्जा से संबंधित वैज्ञानिक सहयोग और सुरक्षा मानक को विकसित करना, यानी कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स तैयार करने जिससे परमाणु ऊर्जा को बनाया जा सके और जो बाकी देश है वो इसका मिस यूज ना कर पाए। तो इसी के चलते ही जो ये अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है इन्होंने ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। और ईरान मतलब ईरान ऐसा कहता है कि वो अपनी न्यूक्लियर ऊर्जा को बढ़ा रहा था, लेकिन एजेंसी का ऐसा मानना है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था ईरान। अब देखिए ईरान का रुख किस तरफ है। ईरान ने इस एजेंसी के निरीक्षकों की सीमित वापसी की अनुमति दे दी है कि अब वहाँ एजेंसी से जितने भी मतलब
वापस एजेंसी के जितने भी निरीक्षक यहाँ पर आए थे वो वापस चले गए, लेकिन ये पूरा तरह से सहयोग नहीं, ये ईरान का कहना है। निरीक्षकों को केवल तभी परमाणु स्थल पर पहुंच मिलेगी जब सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अनुमति देगी। यानी कि ये जो निरीक्षक वहां पर, यानी कि जो भी निरीक्षण करने गए, जो भी वहां पर चेकिंग वगैरह, जो भी इंस्पेक्टर्स वगैरह गए हैं, उनको तभी वहां पर न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर प्लेसेस पर जाने की परमिशन है, जबकि ये सुरक्षा परिषद के द्वारा ये अनुमति उनको दी जाएगी। अब देखिए इसका कारण क्या है, मतलब ये जो विवाद लगातार चल रहा है, अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के चलते ईरान का विरोध हो रहा है। यानी कि अब देखिए बाकी देशों के द्वारा भी ईरान का एक प्रकार से विरोध किया जा रहा है। अमेरिका, यूरोप ने कुछ प्रतिबंध लगाए थे ईरान पर। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका के पास खुद न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास खुद न्यूक्लियर बॉम्ब है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन फिर भी वो ईरान पर प्रतिबंध लगा रहा है कि आप न्यूक्लियर नहीं बना सकते। सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे को लेकर दोनों देशों या बाकी कंट्रीज के बीच विवाद बना रहता है। पश्चिमी देशों पर भरोसे की कमी है, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन पर, जो ये मध्य एशिया के देश है, खास करके ईरान की बात करें तो ईरान वेस्टर्न कंट्रीज पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उनके जो वेस्टर्न कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये चाहती है कि जो ईरान है वो हथियार ना बनाए, परमाणु जो भी बॉम्ब है वो ना बना पाए। तो इस वजह से जो ईरान है वो अपनी संप्रभुता, सुरक्षा को खतरा मानता है और उन पर विश्वास नहीं करता है। इसी वजह से ये जो दिन ब दिन मुद्दा ये बिगड़ता जा रहा है। अब देखिए इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है इस पर। जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने ईरान की पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा है कि जो ईरान है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ईरान पर बिलीव नहीं करती, ट्रस्ट नहीं करती, और जो ईरान है वो वेस्टर्न कंट्रीज पर भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से दोनों में अनबन चलती रहती है। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वो अधिक खुला सहयोग चाहती है। वो चाहती है कि ईरान हमें पूरी तरह से सहयोग करे, कि हम जो चाहें, हम जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए, ईरान उसको फॉलो करे। इसके अलावा मध्य पूर्व की स्थिरता पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया ये आ रही है कि जो मध्य पूर्व कंट्रीज हैं वहाँ पर जितनी भी अभी स्टेबलाइजेशन थी, अब फिर से वो अनस्टेबल होती जा रही वहाँ पर कंडीशन, क्योंकि पहले ही उधर कुछ वॉर चल रहे थे, जिसमें जो हम इजराइल और गाज़ा में हम जो देखते हैं युद्ध वगैरह की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो सऊदी अरब में ईरान है, तो इन सभी कंट्रीज में पहले से ही मतलब ऐसे विवाद छिड़े हुए हैं, ऐसे हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं कि इन पर जो स्टेबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है, यानी कि ये जो क्षेत्र है अनस्टेबल हो रहा है। अब देखिए भारत के लिए इस चीज़ का क्या महत्व है। सबसे पहले तो ईरान में जो तेल और गैस आयात होता था, ईरान से भारत जो था गैस और तेल मंगवाता था, लेकिन जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो उसके बाद से ईरान ने जो होर्मुज स्ट्रेट था उसको बंद कर दिया था, और उसके बाद से अब जो भारत है उसने अमेरिका, रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब भारत ने जब रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो अब जो ट्रम्प है, यानी कि जो यूएस है, उसको उससे भी तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। अब जो भारत है वो रूस से तेल खरीदता है, तो इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए। 25% टैरिफ पहले लगा था, अब जुर्माने के तौर पर उन्होंने 25% टैरिफ और लगा दिया है, जिसकी वजह से अब भारत और जो अमेरिका उसके जो संबंध है वो भी बिगड़ने शुरू हो गए हैं। जो चाबहार बंदरगाह था परियोजना, उसके भारत के व्यापार में वो चल रहा था। यानी कि अगर हम ईरान का महत्व समझे, ईरान की जो भी वहाँ पर हमें जो भी खनिज पदार्थ वगैरह, जिसमें खास तौर पर हम तेल और गैस का आयात करते थे, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि ईरान को अपने सारे रास्ते बंद करने पड़े। अभी तक हालांकि फिर पूरी तरह से ये जो व्यापार बहाल नहीं हुआ है, आगे देखेंगे इसके बाद क्या होता है। इसकी अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझें, ईरान और जो P15+1 देश हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी, यानी कि ये हैं देश हैं, इनके बीच समझौता हुआ था। ईरान और इन देश के बीच एक संधि हुई थी जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी के माध्यम से ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने और केवल शांति के लिए परमाणु ऊर्जा प्रयोग करने की सहमति दी थी। उस समय पर जब ये गठबंधन हुआ था, सहमति हुई थी। बदले में ईरान ने आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए थे, यानी कि ईरान के ऊपर कुछ आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे और जो यूरोप वगैरह था, यूरोपीय देशों के द्वारा फिर से वो हटा दिए गए थे। इसके अलावा ये जो JCPO समझौता हुआ था, ईरान परमाणु समझौता, इससे डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल चुके थे अपने पहले के कार्यकाल के दौरान, और फिर से ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो इसी वजह से जो ईरान है वो अपनी जो संप्रभुता, या फिर वो कहता है कि इससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अगर हम पर इकोनॉमिकल जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगे।
इसके बाद ईरान ने समझौते का पालन करना बंद कर दिया था जब से अमेरिका इस समझौते से बाहर गया था। ईरान ने निरीक्षकों की पहुंच सीमित कर दी थी। पश्चिमी देशों ने ईरान पर गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगाए थे, जो भी पश्चिमी देश थे, कि ईरान जो है वो सीक्रेटली ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। तो ऐसे आरोप के चलते ही उन पर और प्रतिबंध लगाए गए। अब देखिए ईरान के ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनकी निरीक्षकों की वापसी केवल एक सीमित कदम है। इसे पूर्ण सहयोग नहीं माना जाएगा कि ईरान जो है उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग कर लिया है। ईरान अब भी अपनी सुरक्षा परिषद की अनुमति को शर्त बनाकर रख रहा है कि ऐसी सुरक्षा परिषद की आपको अनुमति लेनी होगी, ये एक शर्त है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि पश्चिमी देशों के बीच भरोसे की कमी और तनाव लगातार जारी है और आगे आने वाले समय में और जो भी तनाव बढ़ेंगे या कम होंगे वो देखे जाएंगे। अब हमारी सेकंड न्यूज़ है, नवीदिया's AI चिप्स सेल्स सर्ज अगेन इन लेटेस्ट क्वार्टर बट वरीज अबाउट अ टेक बबल परसिस्ट। यानी कि नवीदिया की जो AI चिप्स की जो बिक्री है वो फिर से बढ़ चुकी है। निवेशकों को क्या डर है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डर है कि AI क्षेत्र में अत्यधिक निवेश करने से भविष्य में नुकसान नहीं होना चाहिए। टेक कंपनियों के शेयर में भारी उतार चढ़ाव की संभावना देखी गई है। इसके बाद नवीदिया क्या है, ये एक कंपनी है अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी। ये एक AI चिपसेट और GPU के लिए जानी जाती है, यानी कि AI चिपसेट तैयार करती है, GPU जो होता है वो तैयार करती है। इन चिप्स का उपयोग AI में, रोबोटिक्स में, सुपर कंप्यूटर्स में किया जाता है। इसके लाभ क्या, इस कंपनी के जो AI और प्रौद्योगिकी क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिलेगा। ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी की खोज की जाएगी, जिससे क्या होगा कि नई नई टेक्नोलॉजी आने से जो पूरा मतलब विश्व है या फिर ये कंपनी के माध्यम से बाकी जो देश हैं जो भी इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सभी का डेवलपमेंट होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगर इसकी जो कंपनी है इसने अपनी अलग अलग यूनिट स्थापित किए अलग अलग देशों में, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। विज्ञान और नवाचार को उन्नति मिलेगी। विज्ञान की नई नई तकनीकों की खोज की जाएगी। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जो टेक बबल फूटने पर निवेशक और कंपनियों को भारी नुकसान भी हो सकता है। यानी कि अगर इनका ये जो बिक्री है वो कम हो जाती है तो उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको खतरा होगा। AI पर जो निर्भरता है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। AI का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो ये सब कुछ इसमें चुनौतियां भी रहेंगी। इसके अलावा जो नवीदिया की सफलता अगर होती है तो इससे पता चलता है कि AI भविष्य का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर हर व्यक्ति इस क्षेत्र में काम करना चाहेगा। और AI का जो क्षेत्र है वो आप खुद सोचिए, इतना ज़्यादा हमारा जो मतलब मनुष्य इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है कि एकदम से AI एक ऐसी चीज़, ऐसी मशीन, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो मरे लोगों से भी बात करवाती है, या फिर जो ऐसी है कि जो पहले मतलब ह्यूमन बीइंग्स काम कर सकते थे अब वो सारे AI काम करेंगे। लेकिन संतुलन, निवेश और तकनीकी सावधानी भी जरूरी है। इसमें जो इन्वेस्ट है उसको बैलेंस करना होगा। AI का जो विकास होगा लगातार विश्व अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी दोनों पर गहरा प्रभाव डालेगा। यानी कि आप देखेंगे हम लोग ज़्यादातर AI पर भी डिपेंड होते जा रहे हैं। हम लोग खुद का दिमाग ना यूज़ करके AI पर पूरी तरह से डिपेंड है। अगर हमें किसी चीज़ की नीड होती है, किसी कंटेंट की, किसी क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं मिलता, तो हम झट से AI पर इसको डालते हैं और वो सर्च कर लेते हैं। तो AI क्या एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो ये चिप्स बनाने का ये सारा काम होता है, उनको आगे यूज़ करना, डेवलपमेंट करना। तो ये सभी कुछ ये इसमें सूचना मतलब ये जो है इसमें ही आता है, टेक्नोलॉजी में ही आता है। हमारी जो आगे न्यूज़ है, व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइज़र जो है पीटर नोवेरो ब्लेम्स इंडियाज ऑयल परचेज फ्रॉम यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए जो व्हाइट हाउस के वहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइज़र हैं, यानी कि जो व्यापार सलाहकार हैं, उनका क्या कहना है पीटर नोवेरो का, कि ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। भारत को ये ब्लेम कर रहे हैं। भाई ऐसा अब ब्लेम क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि जो अगर हम मतलब अमेरिका ने भारत को मना किया था कि रशिया से आप व्यापार नहीं करेंगे, आप तेल नहीं खरीदेंगे। भारत इसके बावजूद रशिया से तेल खरीदा। रशिया की जो इकॉनमी है वो बढ़ रही है। तो इसी वजह से जो अमेरिका ये कह रहा है कि हमने बाकी सभी तरह से प्रतिबंध लगा दिए हैं रूस पर, लेकिन भारत के द्वारा व्यापार करने से अब भारत का जो मतलब वहाँ पर जो पैसा है, जो भी मनी वगैरह वहाँ पर जा रही है रशिया में, जिसकी वजह से वो ये युद्ध को रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है ट्रेड एडवाइज़र है पीटर नोवेरो ने भारत को रूस यूक्रेन युद्ध के लिए
जिम्मेदार मान लिया कि भारत ही जिम्मेदार है। अमेरिका क्या कहता है कि भारत रूस तेल आयात कर रहा है, जिससे रूस के पास प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी इतना ही उस पर पहुंच है कि वो युद्ध नहीं रोक रहा है, यानी कि युद्ध में लगातार बना हुआ है। अमेरिका का दृष्टिकोण क्या है? अब देखिए, अमेरिका के साथ भारत के संबंध तो बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। अब अलग अलग प्रकार के बयान आएंगे उनके द्वारा, उनके जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स हैं या फिर एडवाइजर हैं उनके द्वारा अलग बयान आएंगे। भारत के द्वारा भी कुछ ऐसे बयानबाजी की जाएगी। मतलब कि ऐसा हो रहा है कि अब ये जो ट्रेड वॉर है पूरी तरह से छिड़ चुका है। अब इससे ये भी थोड़ा हमें मतलब डाउटफुल रहता है कि अब ये ट्रेड वॉर तो हो ही चुका है, इसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना भी आ रही है। अब देखिए, रूस पर प्रतिबंध आर्थिक दबाव बनाने के लिए पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा भारत जैसे जो देश है रूस से तेल खरीदते हैं और आज भी रूस के साथ व्यापार किया जाता है, जिससे रूस को आर्थिक राहत मिल गई है। इससे रूस को युद्ध जारी रखने की भी शक्ति मिल रही है। तो ये सब दृष्टिकोण अमेरिका का है, यानी कि अमेरिका के नजरिए से ये सब कुछ हो रहा है। भारत की स्थिति कैसी? तो भारत क्या कहता है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आर्थिक हितों के लिए रूस को वो प्राथमिकता देता है। रूस से सस्ता तेल मिलता है भारत के लिए, जो काफ़ी फायदेमंद रहता है। भारत अपनी खरीदारी से वैश्विक ऊर्जा बाजार को संतुलित करता है, यानी कि भारत जो तेल वहाँ से खरीदता है रूस से, फिर इसमें भारत में रिफाइन होता है, इसके बाद फिर उसको वैश्विक बाजार में बेचा जाता है। तो इससे जो भी पूरे विश्व का ऊर्जा बाजार है जो उसको बैलेंस किया जाता है। अब देखिए, भारत के लिए चुनौतियां क्या है? भारत जो है सस्ता तेल खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका और जो यूरोप है वो भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा ये बयान दिया गया कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी कि हम ऊर्जा के लिए रशिया से तेल खरीदेंगे। रूस भारत का जो पारंपरिक मित्र है वह, तो वही अमेरिका और यूरोप भारत के रणनीतिक साझेदार है। यानी कि अगर हम मित्रता की बात करें तो अमेरिका और रूस में से अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो भारत के रूस के साथ अच्छे मित्रतापूर्वक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो चुका है। एक तरफ अगर हम रूस के साथ व्यापार करते हैं तो अमेरिका टैरिफ लगा देता है। अगर हम मतलब अमेरिका की बात मानते हैं तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा होता है। तो भारत की एक प्रकार से संप्रभुता को भी खतरा माना जाएगा अगर हम किसी के दबाव में आकर कोई भी फैसला लेते हैं। भारत पर आरोप लग रहा है कि भारत युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर उसकी छवि खराब हो रही है। अब देखिए, इसीलिए अभी जो जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री लीडर हैं जो जेलेंस्की हैं, वो अभी भारत का दौरा करेंगे। उसके बाद भारत जो है ना, उसने हमेशा से शांतिपूर्ण नीति का समर्थन किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी जितने भी विवाद है वो निपट जाएं। लेकिन अब जो अमेरिका है वो डायरेक्टली भारत के साथ ऐसा वॉर छेड़ रहा है जिससे भारत जो है चुप रहने को तैयार नहीं होगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा? अमेरिका और यूरोप रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को सैन्य आर्थिक सहायता देनी पड़ रही है, यानी कि यूक्रेन को वो एक तरह से सपोर्ट कर रहा है ताकि रूस को कमजोर किया जा सके। रूस का तेल भारत, चीन जैसे देशों को जाने से तेल की कीमतें स्थिर रही हैं, परंतु पश्चिमी देशों के साथ उनके संबंध खराब हो रहे हैं। चीन के साथ पहले ही चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चीन जो है एक बड़ी विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उसके अलावा भारत जो है उसके जो भी यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे वो भी खत्म होते या फिर वो भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रूस का तेल रुक जाता है तो ऊर्जा और तेल के दाम आसमान छू लेंगे और भारत की जो अर्थव्यवस्था उस पर भी बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ये जो मामला है ये केवल खरीद का ही नहीं, ये सिर्फ तेल की खरीद का नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक और वैश्विक शक्ति का संतुलन भी है। अब देखिए, अमेरिका चाहता है कि मुझसे बड़ा कोई भी देश ना, मुझसे जो भी शक्तिशाली कोई भी कंट्री नहीं होनी चाहिए। इधर अगर हम मेन देखें ना तो चीन और जो चाइना है और जो यूएस है उनके बीच असली कंपटीशन इन दोनों के बीच चल रहा है। बाकी देश तो एक प्रकार से मौरे हैं जिनको यूज़ किए जा रहे हैं। इसके बाद जो यूएसए है वो चाइना को आगे बढ़ता नहीं देख पाता और जो चीन है वो अमेरिका की जगह लेना चाहता है, एक विश्व शक्ति बनना चाहता है। भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और कूटनीतिक संतुलन दोनों को ही साधना होगा, यानी कि भारत एक तरह से अपने ऊर्जा को संतुलन करेगा, ऊर्जा सुरक्षा को, दूसरी तरफ जो भी कूटनीतिक संबंध है उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसके
इसके अलावा आने वाले समय में ये जो मुद्दा अगर हम देखेंगे तो भारत की जो विदेश नीति है उसके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ अब देखिए टैरिफ इतना लगाने के बावजूद भारत का जो भी सामान वहाँ पर एक्सपोर्ट होता था अमेरिका में, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ जो कंपनियां हैं उनके जो भी ऑर्डर है उनको बंद कर दिया, ऑर्डर को रोक दिया गया अमेरिका के द्वारा कि आप ये वाला सामान यहाँ पर नहीं भेजेंगे। तो इसी तरह से अब देखिए भारत ने क्या किया, एक तरह से जो कॉटन है, भारत की जो कॉटन इंडस्ट्री है उसका भी जो मतलब कि एक्सपोर्ट करता है भारत, बहुत बड़ा कॉटन एक्सपोर्टर है। तो बाकी देशों को भारत ने ये कॉटन पर जो भी शुल्क है या फिर जो भी ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, उसको कम कर दिया है। इससे क्या हो सकता है, ये एक अमेरिका को जवाब दिया जा रहा है कि अगर आपने हम पर टैरिफ ज़्यादा बढ़ा दिया तो हम भी अपना जो प्रोडक्ट है या फिर सामान हम अपना सस्ता करके बाकी देशों में बेचेंगे। अब देखिए इसमें ये देखना है कि भारत इसमें आत्मनिर्भर बन पाएगा, क्या भारत जो है अपने मतलब स्वदेशी सामान का यहीं भारत में यूज़ हो पाएगा, या फिर भारत को अभी भी अमेरिका जैसे बड़ी देशों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा, हालांकि ये विवाद अभी भी चर्चा में बने हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।